नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोज़ा कुपरागड़े और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित कविता सतपुड़ा के जंगल, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के पाठ्यक्रम में यूनिट यानी कि इकाई 5 में लगी हुई है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। हर वर्ष इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर इंसान है सीमेंट और कंक्रीट के जंगल यानी कि बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन बनाता जा रहा है और जंगलों की कटाई होती जा रही है। और इस तरह से इस कविता के द्वारा जहाँ कवि हमें ये प्रेरणा देता था कि जंगल की जो हरियाली है और जो पेड़ है उनका संरक्षण होना चाहिए, पर आज के इस निर्मम जगत में यह दृश्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस कविता से संबंधित ही यह कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक ढंग से कवि ने इसके प्रकृति के उदात्त का वर्णन किया है और जंगल की जो दुनिया है बहुत ही मनोरम और सुंदर होती है, आश्चर्य से भरी हुई होती है। इस कविता द्वारा कवि ने बैतूल जिले के जो होशंगाबाद स्थान है उसके जैविक संपदा के लिए जो प्रसिद्ध है उसका वर्णन किया है। जंगल में के जो जीव जगत होते हैं उनके और मनुष्य के बीच में किस तरह से संबंध उपस्थित होते हैं उनका वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। जंगल की नीरव शांति, एकांत, खामोशी, वहाँ के पशु पक्षी, उनकी आवाज़ें एक अनोखा ही सुख मनुष्य को प्रदान करती है। जंगल और पहाड़, इनमें से गहरा संबंध होता है। जंगलों से इन पहाड़ों का सौंदर्य और भी निखरता है। इन पहाड़ों पर समांतर जंगल की पंक्तियां फैली हुई है। साथ साथ पहाड़ की श्रृंखला होने के कारण इसे सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण जंगल है, जिनमें से जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, गिर जो कि गुजरात में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है और पेरियार है केरला में। इसके अलावा सतपुड़ा के जंगल इनमें से अलग ख्याति रखते हैं। कैसे, हम आगे इस कविता में देखेंगे ही। पर दोस्तों देखिए कि भवानी प्रसाद जी ने इस प्रकृति का वर्णन काफी करीबी संबंध से उनका होने के कारण उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ से किया है। इससे यह पता चलता है कि वह प्रकृति प्रेमी है। और साथ ही साथ कविता में कवि ने जिस स्थान पर बैठकर यह कविता की रचना की है वह एक शिलालेख पर अंकित करवाकर उसे हमेशा के लिए अमर करवा दिया गया है। सन 1939 में जब इस कविता का लेखन कवि ने बैतूल की सोनाहारी पहाड़ी पर बैठकर किया था, तब शहर जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। कृपया नोट कर ले कि यह जो जंगल है यह बैतूल की सोनाहारी पहाड़ी पर वहां बैठकर कवि ने इसकी रचना की थी 1939 में। प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यह जो जंगल है, यह जो शहर था जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच हुआ करता था, पर आज परिस्थिति ऐसी है कि यह जो जंगल है लगभग 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर पीछे सरक चुके हैं। आज का दौर जो है कहलाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, भूस्खलन के नाम से जानते हैं। जंगल की हरियाली और पेड़ों को बचाने के लिए कवि ने तब यानी कि 1939 में यह सोचा था। और आज जब यहाँ पर लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो तब के समय में कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहते थे कि हरियाली और पेड़ों को हम कैसे बचाएं। पर आज लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस जो हम मनुष्य है उसकी निर्ममता ने और उसके स्वार्थ प्रवृत्ति ने जगह जगह पर हरियाली और पेड़ों को बचाने की जगह सीमेंट और कंक्रीट का ही चुनाव किया है। तो आइए देखते हैं कि आज के दौर में यह जो सतपुड़ा के जंगल की कविता है हमें किस प्रकार से प्रेरणा देती है और कवि ने इसमें रचना करके हमें क्या सलाह दी है। इसमें अंश 1 है। अंश 1 है, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यानी कि कवि ने कहा है कि नींद में डूबे हुए से, यानी कि वहां पर इतना घना अंधेरा है कि जब मानो लगता है कि यह जंगल, यह संपूर्ण जो सृष्टि है वह सोई हुई है, नींद में है। ऊँघते अनमनाते जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। जंगल के जो झाड़ है वह बहुत ऊंचे ऊंचे है
और कैसे है, चुप खड़े हैं आंख मीच कर, घास चुप है कास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। यानी ये इतने घने हैं, इतनी नीरो शांति यहाँ पर है कि यहाँ पर घास भी चुप है और कास भी चुप है। और कवि कह रहे कि अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आप इसमें धसो, यानी कि अंदर चले जाओ जहाँ पर हवा भी नहीं जा पाती है। यानी वहाँ पर इतनी घनी घनी झाड़ियाँ हैं कि उनमें से हवा भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आप आगे बढ़िए। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर। कवि यह बताना चाहते हैं कि यहाँ जो सतपुड़ा का जंगल है, यहाँ पर जो पेड़ है उन पर मकड़ियों ने अपने जाल बना लिए हैं। और जब हम उस जंगल से अंदर अंदर धंसते जाते हैं तो वो जो मकड़ियों के जाल है हमारे मुंह पर लगते हुए जाते हैं। तो मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, और हमारे बाल भी है जो उनकी सिलवटें बदलती जाती है, बालों की रचना खराब होती जाती है और जो बाल है हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर। वहाँ पर इतने घना अंधेरा होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे मच्छर है जो कि हमेशा अंधेरे में वास करते हैं। तो मच्छरों के दंश वाले यानी कि मच्छर जो है वहाँ पर बहुत काटते हैं घनेरा अंधेरा होने के कारण। दाग काले लाल मुंह पर, और उनके काटने से शरीर पर, त्वचा पर दाग काले और लाल कलर के हो जाते हैं मुंह पर। बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। यानी कि वहाँ पर जाते समय कि ये जो है हमें इन परिस्थितियों से गुजरना है, तो चलो इनको सहन करते हुए चलना है। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यह जो जंगल है यह कष्ट से सने हुए हैं, यानी यहाँ पर बहुत ही यातनाजन्य जीवन है। यानी कि बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, एक में गूंथी हुई है, वहाँ सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आ पाती है, कई सारे जानवर प्राणी इसमें पलते हैं और यहाँ पर धूप भी ठीक से नहीं आती है। और ये जंगल जो है बहुत कष्ट और यातना सहते हैं। आगे अंश 2 में बताया है, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। यानी कि ये जो जंगल है अजगरों से भरे हुए हैं। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि ये जो सतपुड़ा के जंगल है इन किन सांपों से भरे हुए हैं। तो ऑप्शन में होगा अजगर, आपको लेना है, सिलेक्ट करना है अजगर। अगम गति से परे जंगल, यानी कि अगम गति यानी कि चलते हुए जाने वाले, अगम गति यानी तेज गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले, देखिए कविता का नाम ही है सतपुड़ा के जंगल, तो सात सात पहाड़ों की ये है एक श्रृंखला बनी हुई है, इसीलिए इसे सतपुड़ा कहा गया है। बड़े बड़े झाड़ वाले, यानी यहाँ पर जो झाड़ है वो बहुत बड़े हुए हैं, लंबे लंबे हुए हैं। शेर वाले, बाघ वाले, और यहाँ पर इतने भयावह प्राणी रहते हैं जैसे कि शेर और बाघ। गरम और दहाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, यानी कि जब ये शेर और बाघ यहाँ पर गर्जना करते हैं, दहाड़ करते हैं, तो इनकी जो गूंज है वह पूरे जंगल में घूम उठती है, महक उठती है। कंप से कनकनी से जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो जब यह कंप से कनकनी से जंगल, यानी यहाँ पर कंपन भी होता है, यानी कि बहुत सारे इन प्राणियों के अलावा भी यहाँ पर और भी अन्य पशु प्राणी हैं जिनकी आवाज़ों से कंपन होती है। और ये नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। अब बताया है कि इन वनों में हम जैसे जैसे भीतर जाते हैं तो उसका जंगल का जो सृष्टि सौंदर्य है और भी ज़्यादा निखरने लगता है। जैसे जैसे कवि इस जंगल में अंदर अंदर भीतर प्रवेश करते हैं तो इनमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, उन हर एक क्षणों का, उन हर एक बातों का यहाँ पर भी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। तो इन वनों के भीतर जो है उन्हें चार मुर्गे और चार तीतर दिखाई देते हैं। कृपया नोट कर लीजिए, परीक्षा में भी पूछा गया है कि इन जंगलों में कितने मुर्गे और कितने तीतर दिखाई दिए हैं कवि को। तो इसमें चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। पाल कर निश्चिंत बैठे, यानी वहाँ पर कोई मनुष्यवास है
और वो उन्हें पालते हैं, किन्हीं उन मुर्गों को और उनकी तर को। और वे निश्चिंत बैठे हैं विजन वन में, विजन यानी कि एकांत में, मनुष्य जहाँ पर बस्ती है उससे कहीं अलग, जंगलों में। और जंगलों में कौन रहते हैं? तो आदिवासी जी। विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी में फूस डाले, गूंड तगड़े और काले। और ये विजन में वास करने वाले लोग कौन है? आदिवासी, जो कि गोंड जमाती के हैं और झोपड़ी में फूस डाली, यानी उनकी जो झोपड़ियां हैं किससे बनी हुई है? घास फूस से बनी हुई झोपड़ियां हैं, उनमें वे रहते हैं। और वो दिखने में कैसे हैं? तगड़े और काले। कृपया नोट कर लीजिए कि उनकी झोपड़ियां किससे बनी हुई है? फूस से। और वे कैसे है गोंड दिखने में? तो तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती। तो यहाँ पर एक त्योहार का वर्णन किया गया है, होली का। और होली आती है हमारे मार्च महीने में, तो होली का यहाँ पर वर्णन किया गया है। परीक्षा में पूछा भी गया है कि सतपुड़ा के जंगल में इनमें से कौन से त्योहार का नाम आया है? तो कृपया नोट कर लीजिए, होली। और महुए से लपकती, मत करती बास आती। महुआ, महुआ यानी कि एक फल होता है जो कि दिखने में सूखे हुए अंगूर के तरह ही रहता है, किशमिश की तरह। और ये जो रहता है महुआ फल, ये जंगली होता है, जंगल के प्राणी इसे खाते हैं। और कई गरीब लोग भी जो जंगल के आसपास में रहते हैं, वे भी इस महुए को तोड़कर लाते, इसे खाते भी हैं। और इसकी खासियत ये है कि इस महुए से शराब बनती है। तो जो भी जंगल में आजू बाजू में रहने वाले लोग रहते हैं, वह अपनी उपजीविका के लिए जंगलों में जाकर इन महुओं को तोड़कर लाते हैं और उनसे शराब बनाकर बेचते हैं। और महुए से लपकती, मत करती बास आती। तो ये जो महुए की जो खुशबू आ रही है, बास आती है। गूंज उठते ढोल इनके, गीत उनके, बोल इनके। गूंज उठते ढोल इनके, यानी ये जो आदिवासी है, ये जो गोंड है, ये क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा के जंगल में इनमें से कौन से वाद्य का उल्लेख हुआ है? तो कृपया नोट कर लीजिए, ढोल। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। जब होली का त्योहार आता है तो ये जो गोंड लोग हैं, यह ढोल बजाकर उस त्योहार का आनंद लेते हैं, नृत्य सादर करते हैं, गीत गाते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने से जंगल। आखिर में अंश 3 है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। कवि कह रहे हैं कि ये जो जंगल भले ही घने हैं, पूरे काले काले मिन्नी से है, पर इनमें आप बेझिझक धस जाइए, अंदर चले जाइए, इनमें कोई भी डर नहीं है, ना किसी की यहाँ पर मृत्यु होगी, क्योंकि यह मृत्यु का घर नहीं है। ये तो सृष्टि का दिया हुआ है अनोखा उपहार। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। यानी कि जब आप इसके भीतर ही भीतर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सृष्टि है हमें कई तरह की कथा बताती है कि इन पेड़ों के उगम कैसे हुए हैं, यहाँ पर सांपों और इन जो जानवरों का उगम कैसे हुआ है, वे कैसे रहते हैं, कैसे उपजीविका करते हैं। नदी, निर्झर और नाले, इस कविता में साथ साथ बताया है कि कैसे नदी और निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, यानी कि इन वनों में नदी, निर्झर, नाले भी कैसे बहते हैं, मानो कि इस वन ने ही उसे गोद ले लिया है अपने बच्चे समान, और वे बेझिझक यहाँ से बहते हुए जाते हैं। लाख पंछी सौ हिरंदल। कृपया नोट कर लीजिए कि पंछी की संख्या कितनी बताई गई है? लाख। और हिरंदल की संख्या 100। लाख पंछी सौ हिरंदल, चांद के कितनी किरंदल। झूमते बन फूल फलियां, यानी यहाँ पर कितनी चांद की रोशनी समान भी किरणें आती हैं। झूमते बन फूल फलियां, अभी जब जंगल में फूल खिलते होंगे तो उन्हें कहा जाता है बन फूल, क्योंकि वह वन में खिलते हैं और उसमें फलियां भी आती हैं। खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूर्वा रक्त की सिलय। यानी कि यहाँ पर हर जगह पर देखोगे तो आपको हरियाली दिखाई देगी, जो दुर्वा की घास रहती है वो चारों तरफ दिखाई देगी। रक्त की सिलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। ये जो हरित दुर्वाएं है, यह कैसी रक्त की सिलय यानी कि लालसर भी दिखाई देती है। पूत पावन यानी कि जो हवा है पूर्ण तरह से पावन है, पवित्र है। पूर्ण रसमय है, यानी कि वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में
मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ना कोई मनुष्य निवास है और ना कोई राहदारी है, जहाँ पर ना गाड़ियाँ चलती है, ना ट्रैफिक की समस्या है और ना गाड़ियों से छूटने वाली धुआंओं की समस्या है। तो पूत पावन पूर्ण रसमय सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो ये जो सतपुड़ा के घने जंगल है, यह लता के बने हुए हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारी लताएं वृक्ष के समान वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई है और यह लताओं ने उन्हें पूरा घेर रखा है। इस प्रकार से कवि ने सतपुड़ा के जंगल में इस पूरे जंगल के निवासियों का वर्णन किया है। यहाँ पर अजगर है, यहाँ पर शेर है, बाघ है और इसमें कई प्रकार की निर्झर नदी नाले हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि हिरणों के दल है और बताया गया है कि किस तरह से जो गोंड है उन्होंने 4 मुर्गे 4 तीतर पाले हैं और वे होली का त्योहार मनाते हैं, ढोल बजाते हैं और इस तरह की सृष्टि का पूरा तरीके से आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे कि हमने बताया कि इस कविता की रचना कवि ने 1939 में की थी और लगभग इस कविता को रचे हुए अभी हाल ही कुछ दिनों में 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तब से लेकर ये जो मनुष्य प्राणी है और हम मानव हैं, हम सभी इसी धरा के गोद लिए हुए हैं। धरा ने ही हमारा निर्माण किया है, पर मनुष्य मात्रों को क्या यह हक मिलता है कि इस सृष्टि को नष्ट करे, जो आए दिन इन जंगलों की कटाई कर रहा है और मनुष्य के रहने के लिए, जो कि मनुष्य इसी जंगलों के आधार से पहले से जीता आ रहा है, आज इसी आधार को नष्ट करते हुए यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की जंगलें बनाई जा रही है और इस सृष्टि को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर योग्य कदम बढ़ाकर पेड़ लगाने की आज हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं, जो इतनी गर्मी पृथ्वी पर बढ़ गई है, इस समस्या से अगर आज हमें निपटना है तो हमें भरपूर मात्रा में इन जंगलों को बढ़ाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ना केवल जंगलों में, तो हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके आसपास भी। तो इसी प्रकार सतपुड़ा के जंगलों में यह कविता आज के दौर में भी हमारे लिए पठनीय है, एक शिक्षा देने वाली बहुत महत्वपूर्ण कविता है। आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे हमारे आगे वाले कविता में, आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए